डिफरेंट है। ये भी जितना स्लैटर्स रूल है ये भी पूछ लेते हैं कई बार, तो इसे भी ध्यान से करना। तो स्लैटर्स रूल से हमें क्या पता चलता है, जो क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन होती है फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम कौन सा था, देखो बाउ प्रिंसिपल ने बताया था, जिसमें हमने सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया था, 1s लिखा था, फिर 2s 2p, फिर हमने एरोज लगाए थे इस टाइप में। ठीक है, तो जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर आया था उसको किसने जस्टिफाई किया, स्लैटर्स रूल भी उसको जस्टिफाई करता है। कैसे, जैसे वो जो आई थी उसमें क्या आई थी, 1s 2s 2p ऑर्डर आया था जो ऑर्बिटल्स का, 1s 2s 2p 3s 3p, देन क्या था 4s, उसके बाद क्या था 3d, मीन्स 4s की एनर्जी कम होती है किससे, 3d से। ठीक है, तो इसको भी किसने एक्सप्लेन किया है, स्लैटर्स रूल ने। तो क्या ये क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम को जस्टिफाई किया है। ठीक है, सेकंड क्या है, it also helps to explain the filling of ns orbital in preference of n-1d orbital। वही जो मैं अभी बोल रही थी, जैसे 3s 3p 3d 4s होना ऐसे चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या मिला, 4s की एनर्जी क्या थी, कम मिली 3d से। ठीक है, मीन्स फिलिंग ऑफ ns ऑर्बिटल इन प्रेफरेंस ऑफ n-1d ऑर्बिटल। ये ns है तो ये क्या है, n-1d, तो पहले हमने किसको फिल किया, ns को, देन n-1d को। तो इसको भी किसने एक्सप्लेन किया है, स्लैटर्स रूल ने। फॉर एग्जांपल हमने केस लिया है, किसका एग्जांपल लिया है, पोटाशियम का। ठीक है, क्योंकि पोटाशियम में ही क्या होती है, आर्गन तक तो क्या होता है 3s to 3p6, उसके बाद ही तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में या फिर 4s में, यहाँ तक तो 3s to 3p6 हो गया, उसके बाद ही हमें बताना है कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा या 4s में। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो हम निकालेंगे 4s, अगर इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है तो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या आई, अगर इलेक्ट्रॉन 3d में जाता तो एनर्जी क्या थी, फिर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाने से एनर्जी कम हुई, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिल करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस लिया हमने पोटाशियम का, तो इसके लिए हमें निकालना है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव से हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होता है वो न्यूक्लियस उसे क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस के क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो वही यहाँ है, स्लैटर्स रूल से हम फर्स्ट निकालेंगे, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, एनएस में, 4s1 में। ठीक है, तो अब इस केस के लिए निकाल लो, अब एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या अंडर कंसिडरेशन, इसके लिए हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। तो अब सेम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, बताओ कितने बचे हैं, 0, क्योंकि एक ही है इसके अंदर, तो सेम में तो 0 बचे, ये तो n-1 हो गया, ये n-2 है, तो 0 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35। उसके बाद मैंने बताया था s और जो p होता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन उनके अंदर प्रेजेंट है तो n-1 के कितना कंट्रीब्यूट करते थे, 0.85, और n-2 एंड लोअर कितना करते थे, 1 का कंट्रीब्यूशन। तो बताओ यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35, फिर उसका n-1 4 कितना है 3, तो 3 वाली जो मेन शेल है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 0.85, फिर उसके बाद n-2 n-3 एंड सोन अगर कोई होती तो कितना आ जाता है इनका, 6 + 2 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1। तो कितना आया, हम निकाल रहे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्लैटर्स रूल लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड है ये बिल्कुल, उसमें हमने 4-5 रूल्स पढ़े थे जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट आया 16.80। फिर उसके बाद मैंने एक और बताया था, जेड इफेक्टिव होता है वो हमारा क्या होता था, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये न्यूक्लियस है, ये हमारे इनर इलेक्ट्रॉन है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये हमारा क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर जो इसका चार्ज क्या होता है एक्चुअल में जेड, और इससे जो एक्सपीरियंस होगा वो कौन सा होगा, जेड इफेक्टिव, जो किसके इक्वल हो जाएगा, जेड माइनस एस, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही जेड क्या होता है इसके लिए, पोटाशियम के लिए 19, माइनस में एस किया तो कितनी वैल्यू आई, 2.20। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किस में है, 4s ऑर्बिटल में, तो जो जेड इफेक्टिव आया हमारा वो आया 2.20। अब सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन 3s to 3p6, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो 4s में ना जाके कहाँ चला जाए, अगर 3d में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d1। हमें ये बताना है कि जो पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन हम यही क्यों नहीं लिखते हैं, हम ये क्यों नहीं लिखते 3s to 3p6 3d1। ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है, तो स्लैटर्स रूल ने इसे जस्टिफाई किया, एक्सप्लेन किया है। तो देखो अब हमने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, 3d1, 3p6 के बाद आया 3d1, तो s निकालो, तो सेम के अंदर कितने बचे,
सेम ग्रुप के अंदर ये ग्रुप है डी का, ये वाले कंसीडर नहीं करेंगे, सेम ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट हम सेम ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, तो कितने बचे 0, तो 0 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है 0.35 सेम ग्रुप का, ठीक है। n-1 या उससे लोअर वाले, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा डी या एफ में होता था तो हमने बताया था सेम ग्रुप के कंट्रीब्यूट करते 0.35 और उसके बाद जो जितने भी बचे इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर बोलो डायरेक्ट, n-1 छोड़ो, अगर इलेक्ट्रॉन डी या एफ में है तो बोलो इनर इलेक्ट्रॉन। सेम ग्रुप में तो 0 इलेक्ट्रॉन जो 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे और जो इनर वाले कितने बच गए 18, वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आया 18। तो जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो वही जेड माइनस एस, जेड होता है 19, एस आया 18, तो कितना आया 1। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन 4s में प्रेजेंट है तो जेड इफेक्टिव आया 2.20, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 3d में प्रेजेंट है तो जेड इफेक्टिव कितना आया 1। तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा और क्या हो जाएगा, लोअर इन एनर्जी। देयरफॉर लोअर इन एनर्जी है तो ग्राउंड स्टेट जो पोटाशियम की होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसको प्रेफर करेगा ऑक्यूपाई करने की, जो ऑर्बिटल क्या होगा लोअर इन एनर्जी, तो वो कौन सा है 4s। देयरफॉर जो 3p6 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहाँ जाता है 4s ऑर्बिटल में, समझ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड एप्लीकेशन में, इस रूल से हम और क्या निकाल सकते हैं, दिस रूल इज आल्सो हेल्प यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन इन सम ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनको भी इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे साइज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनकी जो वेरिएशन होती है अमंग पीरियड, जैसे अलोंग पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन ए ग्रुप, तो उसको भी एक्सप्लेन करने में किसने हेल्प की हमारी, कौन यूजफुल रहा है, स्लेटर्स रूल। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया सेकंड पीरियड का एग्जाम्पल, सेकंड पीरियड में कौन सा होता है लिथियम टू नियॉन, तो जैसे हम लिथियम टू नियॉन जाते हैं तो जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे, जैसे ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने, फिर एस कैलकुलेट किया, जेड हमें पता है ईच एटम का, फिर जेड में से उनका पर्टिकुलर जो भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट आएगा उसे सब्ट्रैक्ट किया, तो वहां से क्या निकाल सकते हैं जेड इफेक्टिव। तो जब सेकंड पीरियड के इन एलिमेंट्स के लिए हमने जेड इफेक्टिव निकाला तो वो क्या मिला, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा था, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वही न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, वो क्या जाएंगे लोअर एनर्जी, तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। अब वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो उनको निकालने के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या हो जाएगी ज्यादा। तो कौन है, कहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को, किससे, स्लेटर्स रूल से, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव। देखो ये रहा, ठीक है, सेकंड पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, तो देखो जेड इफेक्टिव हमारा 1.30 से कहाँ गया 5.80, मीन्स जेड इफेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज, विद इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव एटॉमिक साइज गोन ऑन डिक्रीजिंग एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग अलोंग द पीरियड, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, जो नोबल गैसेज होते हैं उनका मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है, क्यों, क्योंकि उनका जो जेड इफेक्टिव देखो वो क्या आया, सबसे ज्यादा आया है, तो इसके लिए इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाईएस्ट इन ए पीरियड। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन है वो क्या है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जब उनका आयनाइजेशन करते हैं हम, जो लास्ट टाइम किए थे आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल होता है वो मैंने कहाँ से बताया था, ध्यान करो, वो बोला था मैंने हाईएस्ट एन से। जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे तो मैंने क्या बोला था, जैसे 3s to 3p6, इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहाँ जाएंगे 4s में, और उससे नेक्स्ट कहाँ जाते हैं 3d में, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाता है, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें 3d में, ठीक है, जब फीलिंग करते हैं। बट जब रिमूवल करते हैं, जब आयंस बनाते हैं, कैटायन बनाया, तो जो रिमूव होते थे इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से होते थे, रिमूव 4s से, हाईएस्ट एन वैल्यू से, तो उसको भी किसने एक्सप्लेन किया है यहाँ, स्लेटर्स रूल ने। वही जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखा, अभी जो पोटाशियम का केस किया है, ठीक है, वो वाला ध्यान है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, जिंक का जो इन्होंने लिया उसे छोड़ो, उससे नहीं एक्सप्लेन कर सकते, नहीं उसका नहीं लेंगे, पोटाशियम का ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन एस में भी प्रेजेंट है और डी में भी, उसमें तो पोटाशियम में तो एस के अंदर ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसी के लिए जेड इफेक्टिव क्या आएगा, कम आएगा, तो इसी से निकाल देंगे। बट अगर ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन एस के अंदर भी है, डी के अंदर भी, तो हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 4s से ही क्यों निकला, डी से क्यों नहीं निकाला, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है जिंक का,
ठीक है। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वही इससे फर्स्ट लिख दो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 3p6 तक ये आर्गन की हो जाएगी। उसके बाद लिखो 4s2 और नेक्स्ट क्या जाएगा 3d10। जिंक का 30 एटॉमिक नंबर होता है, 18 तो यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट 2 कहाँ जाएंगे, 4s में 20 हो गए, फिर 30 है तो 10 कहाँ जाएंगे अब डी में। तो फिलिंग हुई है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी में। बट जब रिमूवल करेंगे, जब हम कैटायन बनाएंगे जिंक 2 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमें क्या लगता है कि जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो हायर एनर्जी का है तो वहीं से निकालना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो ना निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है, हाईएस्ट एन से, मीन्स 4s से फर्स्ट निकलेगा रिमूव। तो जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा, क्या बनेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 मीन्स 4s इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। नोट ये वाली नहीं होगी, नोट एज 3d8 4s2, ठीक है। डी से नहीं निकाल लेंगे, 3d इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो 3d8 बनी थी 4s2। हमें लगता है क्या, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो रिमूव यहाँ से करना चाहिए, बट ये रॉन्ग है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, 4s से। तो इसको भी एक्सप्लेन किया उसने। कैसे एक्सप्लेन किया, जो जेड इफेक्टिव निकाला इसने किसके लिए निकालेंगे, वही 4s इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालेंगे और 3d के लिए भी। तो जेड इफेक्टिव जो इसने निकाला किसके लिए, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3d के लिए जो जेड इफेक्टिव निकाला है वो तो मिला हमारा 8.85। अगर इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन हम कौन सा लेते, 3d इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव आया 8.85। पीछे एग्जाम्पल्स में गिवन है, देख लेना कैसे आया। अब हर एग्जाम्पल का करके नहीं दिखाएंगे, यहाँ आपको एक बार मेथड बता दिया है कैसे क्या करना है, तो उसी को फॉलो करो और निकाल लो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो जिंक के लिए 3d इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कितना है 8.85, वाइल फॉर 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कितना है 4.35। तो 4s इलेक्ट्रॉन का जो जेड इफेक्टिव कम है, कम जेड इफेक्टिव मीन्स उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होगा, वो क्या होगा, लेस टाइटली हेल्ड होगा बाय न्यूक्लियस। और 3d क्या है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा बाय न्यूक्लियस, तो वो क्या होगा, टाइटली हेल्ड होगा बाय न्यूक्लियस। तो जो चीज टाइटली है उसको रिमूव करना क्या थोड़ा सा मुश्किल, और जो क्या लूजली हेल्ड है जिसका जेड इफेक्टिव कम हो उसको रिमूव करना क्या है, इजीली। देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, वो कहाँ से होता है, 4s ऑर्बिटल से, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव क्या मिला, में कम मिला है, ठीक है। और इसने क्या एक्सप्लेन किया था, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की क्या थी, एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन जी डिफरेंट थी, तो उसको भी स्लेटर्स रूल ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पता होगा आप लोगों को कि एक होता है न्यूट्रल एटम, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है एनायन। तो कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है न्यूट्रल एटम से, और एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से। ये हमारा न्यूट्रल एटम है, ठीक है। तो इसको भी किसने एक्सप्लेन किया है, स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैटायन किसके बनते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल्स हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो ऑलवेज क्या फॉर्म करते हैं, कैटायंस। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या फॉर्म करते हैं, एनायंस। Na पॉजिटिव बनता है, Na नेगेटिव सुना है, नहीं ना। वैसे ही Cl नेगेटिव बनता है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि वो क्या है, नॉन मेटल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दो एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे कैटायन का केस और एक एनायन का। तो कैटायन में हम लेंगे सोडियम, और जब एनायन बनाएंगे तो क्या लेंगे, क्लोरीन। सोडियम का बनाएंगे Na पॉजिटिव, क्लोरीन का बनाएंगे Cl नेगेटिव। फिर सोडियम का और सोडियम पॉजिटिव का दोनों का जेड इफेक्टिव निकालेंगे। वैसे ही क्लोरीन का और क्लोरीन नेगेटिव का क्या निकालेंगे, जेड इफेक्टिव, ठीक है। जिसका ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, ठीक है, वो साइज में क्या हो जाएगा, स्मॉल। आ गया समझ में। तो यहाँ देखो सोडियम का एग्जाम्पल लिया है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, s का। तो निकालो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, 0 इलेक्ट्रॉन है, सेम ग्रुप में कितने बचे, एक तो अंडर कंसिडरेशन है, तो 0 का कंट्रीब्यूशन 0.35। अब इलेक्ट्रॉन s में है तो n-1 ग्रुप वाले, ये 3 है तो n-1 वाले है 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.85। और जो n-2 एंड लोअर होते तो वो कितना कंट्रीब्यूट करते 1, तो 2 इंटू में 1, s आया 8.8, जेड इफेक्टिव निकाला 2.2। नेक्स्ट बात करते हैं Na पॉजिटिव की, एक Na की और एक Na पॉजिटिव, दोनों का जेड इफेक्टिव निकालना है। तो देखो Na पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया इससे, तो क्या बनी 2s2 2p6, ठीक है।
तो अब इसके लिए निकाला एस कितना हो जाएगा, सेम ग्रुप के 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, तो कितने बचे 7, तो 7 का कितना होता है कंट्रीब्यूशन 0.35 और n-1 का होता है कितना 0.85। ठीक है, तो n-1 ये 2 है तो n-1 1s2 है, तो 2 का कंट्रीब्यूशन 0.85, उससे लोअर में तो है ही नहीं, तुम क्या कर सकते हो, या फिर इसके साथ में लिख दो प्लस में 1 इंटू में 0, तो कितना आया 4.15, तो जेड इफेक्टिव कितना आया 6.85। तो देखो Na पॉजिटिव है और एक क्या है सोडियम, तो सोडियम के लिए जेड इफेक्टिव आया 2.2 और Na पॉजिटिव के लिए क्या है जेड इफेक्टिव 6.85, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na पॉजिटिव में क्या है ज्यादा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा स्मॉल। वैसे क्लोरीन का केस हो जाएगा, ठीक है, एक लेंगे Cl और दूसरा क्या लेंगे Cl नेगेटिव, तो क्लोरीन का लिखो 3s2 3p5, तो क्लोरीन का लिख दिया 3s2 3p5 है। उसके बाद वही निकाल लो जेड इफेक्टिव, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, तो सेम सेल में कितने बचे 6 का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 0.35। अब इलेक्ट्रॉन किस में है s और p वाले ग्रुप में, तो n-1 वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85, तो कितने करेंगे ये 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे 0.85, फिर n-2 एंड लोअर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1, तो S कितना आया 10.9 और जेड इफेक्टिव कितना आया 6.1। वैसे क्लोरीन नेगेटिव के लिए जेड इफेक्टिव कितना आया 5.75, तो जेड इफेक्टिव क्लोरीन के लिए क्या है ज्यादा है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा अट्रैक्शन होती है उतना छोटा साइज, तो क्लोरीन का साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा किससे Cl नेगेटिव से। अब क्या है उसकी लिमिटेशन, स्लेटर्स रूल की लिमिटेशन, तो वो क्या है, अब देखो स्लेटर्स रूल के फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जब हमने क्या बनाए थे ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में मैंने बताया था sp का एक ग्रुप बनाते हैं, d का अलग होता है, f का अलग होता है, ठीक है, बोथ s एंड p ऑर्बिटल्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कैलकुलेटिंग द जेड इफेक्टिव, ठीक है। बट जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने स्टडी की थी डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए, तो वहां पे हमने देखा था, देखो जब कर्व बनाई थी ध्यान है, s की कर्व तो ऐसे होती थी, p की फिर यहाँ जाके होती थी, d की वहां, मीन्स S का सबसे ज्यादा क्या होता था पेनिट्रेशन, ठीक है, P के कंपैरिजन में S का क्या है पेनिट्रेशन, तो उन दो का डिफरेंट पेनिट्रेशन होने के कारण, ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो उनको हम सेम ग्रुप में नहीं रख सकते। सेम ग्रुप में पुट करने का मतलब क्या है कि हमने इन दोनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कंसीडर किया, क्योंकि स्लेटर्स रूल से हम क्या निकालते हैं एस मीन स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और सेम ग्रुप में पुट कर दिया एस बिकॉज इट मीन्स हमने क्या कंसीडर कर लिया कि एस और पी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम स्क्रीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बट रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का से हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों जो है सेम स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है। सेकंड क्या है, स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एस पी डी एफ प्रेजेंट इन शेल लोअर देन n-1 शेल शील्ड द आउटर n इलेक्ट्रॉन विद इक्वल कंट्रीब्यूशन s इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो अभी जो हमने बताया है, अगर इलेक्ट्रॉन S या P में है तो n-1 वाले कितना कंट्रीब्यूट करते थे 0.85, और n-1 और लोअर में जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो S में है, P में है या D में है या F में, उन सभी का कंट्रीब्यूशन क्या लिया हमने 1 लिया। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर सेम कंट्रीब्यूशन इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं सेम स्क्रीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ये ट्रू नहीं है बिकॉज एनर्जेटिकली डिफरेंट ऑर्बिटल्स का सेम कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। एनर्जेटिकली अगर डिफरेंट ऑर्बिटल है S P D F तो वो क्या करेंगे डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेंगे प्रोड्यूस, तो उनका हम कंट्रीब्यूशन 1 कंसीडर नहीं कर सकते, तो ये भी एक इसकी क्या लिमिटेशन है, ठीक है। और ये क्या था लेस रिलायबल था फॉर एटम्स ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, तो ये इसकी 3 लिमिटेशंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कर लेना। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, अगर किसी की कुछ क्यूरी है तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना या फिर मुझे पर्सनली ऑडियो रिकॉर्ड करके वो सेंड कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी जैसा कुछ भी होगा, ठीक है। या फिर आपको लोगों को पता है ट्यूसडे को क्या होती है डाउट क्लासेस, आप किसी भी दिन आ सकते हो, किसी भी दिन आना ट्यूसडे को ही हो, बट टाइम जरूरी नहीं है कि आप 2:30 आओ या 2:30 to 3 हो आओ, आपका जब भी टाइम फ्री है तो ट्यूसडे को आ जाना, डिपार्टमेंट में मिलेंगे तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या फिर मुझे ऑडियो सेंड कर देना, मैं वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। थैंक यू।